नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल की इस नेक्स्ट क्लास में। यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल हम देख रहे थे। इसमें अभी तक हमने भक्ति काल के बारे में देखा था। भक्ति काल में एक कवि जिनको अभी हमें पढ़ना बाकी है, एक रचनाकार जो हमारे सिलेबस में है, वो है मलिक मोहम्मद जायसी। कबीर, तुलसी, सूर, इन तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, और मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है पद्मावत, इसके बारे में डिस्कस करना है क्योंकि हमारे सिलेबस में पद्मावत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी का है, इसका कथा सार क्या है। कथा सार का मतलब होता है ये जो कहानी इसमें है उसको शॉर्टकट में हम कैसे समझें, पहली तो चीज ये है। दूसरी चीज है इसी कहानी को, इसकी कथा को विस्तृत रूप में भी समझना पड़ेगा क्योंकि हमारे सिलेबस में है। तो एक बार तो हमें यह जानना होगा कि उसमें है क्या, उस कहानी में। कहानी तो नहीं है, वो काव्य है, मगर उस काव्य में क्या है, उसमें जो कथा है वो हम समझेंगे, उसके बाद उसको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि पद्मावत में है क्या। तो देखिए, पद्मावत की कहानी, जो पद्मावत काव्य है, इसकी कहानी किस प्रकार है, मैं ये कथा क्या है ये बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है एक द्वीप से, जिस द्वीप का नाम है सिंघल द्वीप। द्वीप का नाम है सिंघल द्वीप। सिंघल द्वीप में एक राजा रहते हैं और ये जो राजा हैं इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है गंधर्वसेन। सिंघल द्वीप के राजा हैं गंधर्वसेन और इनकी पत्नी जो है वो है चंपावती। तो चंपावती और गंधर्वसेन की एक पुत्री होती है जिसका नाम है पद्मावती, और इसी पर पूरी कहानी बेस्ड है। पद्मावती जो है, इसमें दिखाया गया है कि पद्मावती एक युवती है और पद्मावती का के पास एक तोता है जिसका नाम है हीरामन। अपने मन की सारी बातें ये हीरामन से करती है, ठीक है ना। पद्मावती का विवाह नहीं हुआ है, एक युवती है जो विवाह के योग्य है और ये अपने मन की सारी बातें हीरामन नाम के इस तोते से करती है। और राजा चाहते हैं कि हीरामन से ये बात न करे क्योंकि ये अपनी सारी बातें कहती है। तो ये भी कहती है कि इसका विवाह का मन हो रहा है, इसकी उम्र हो गई है कि अब इसकी शादी कर दी जाए। ये सारी बातें जब ये हीरामन से करती है तो राजा को पता लगता है। राजा को जब पता लगता है तो राजा कहता है कि ये जो हीरामन नाम का तोता है ये इनकी पत्नी को बिगाड़ रहा, इनकी बेटी को बिगाड़ रहा है। तो इस हिसाब से ये हीरामन को क्या करते हैं, भगा देते, मारने का, पहले तो ये मारने का आदेश दे देते हैं, उसके बाद से इन्हें फिर वापस वहां से उठ के भाग जाता है। जब मारने का आदेश दे देते हैं तो हीरामन वहां से भाग जाता है। जब हीरामन भागता है तो एक बहेलिया मिलता है। बहेलिया वो होते हैं जो पक्षियों को पकड़ लेते हैं। ये पकड़ के और एक बाजार में इसको ले जाता है और उस बाजार में इसको बेचता है। अब इसी बाजार से एक गरीब ब्राह्मण होता है, वो खरीद लेता है इसको। एक ब्राह्मण जो है इस बाजार में से खरीद लेता है। किसको खरीदता है भाई, तो ये खरीद लेता है हीरामन को और ले जाके चित्तौड़गढ़ के राजा को दे देता है। देखिए, मैं बहुत आसानी के साथ समझा रहा हूं, आप समझिएगा। चित्तौड़गढ़ के राजा को दे देता है। चित्तौड़गढ़ का जो राजा है उसका नाम है रत्नसेन, यानी कि ये रत्नसेन को ले जाकर दे देता है ये हीरामन। अब यहाँ पे रत्नसेन का विवाह हो चुका होता है। रत्नसेन की एक पत्नी होती है और रत्नसेन की पत्नी का नाम है नागमती। पत्नी का नाम है नागमती। अब यहाँ पे क्या है कि नागमती का रत्नसेन के साथ विवाह हो चुका है। ये तोता जाके रत्नसेन को ये बताता है, उसको लगता है ना नागमती को कि ये जाके बताएगा कि सिंघल द्वीप की औरतें किस प्रकार की होती हैं, तो ये फिर रत्नसेन हो सकता है उधर उनका झुकाव हो जाए। तो इसी बात पे नागमती इससे चिढ़ने लगती है। वो अपनी इसकी सुंदरता की तारीफ सुननी चाहती है। नागमती चाहती है कि ये जो तोता है हीरामन, ये तारीफ करे नागमती के सौंदर्य की, मगर वो कहता है कि तुम तो कुछ हो ही नहीं पद्मावती के सौंदर्य के आगे, तो वो इस तरह से बात नहीं करता है। अब हीरामन क्या करता है, एक समय की बात है। अब देखिए, यहाँ पे हीरामन का खेल शुरू होता है। हीरामन जो रत्नसेन है इनको कहानी सुनाने लगता है, रूप का वर्णन करने लगता है। किसके रूप का वर्णन, तो पद्मावती के रूप का वर्णन। और पद्मावती के रूप का वर्णन जब हीरामन करता है तो उसी समय जो रत्नसेन है ये मूर्छित हो जाते हैं। सुनकर उनके रूप और श्रृंगार की बात सुनकर के वो मूर्छित हो जाता है। और उसको फिर जब होश में लाया जाता है तो वो कहता है कि मैं अमरपुर में था, आप लोगों ने मुझे मरणपुर में वापस बुला लिया। ठीक है, अब जब इतना सुन लिया रहता है पद्मावती के बारे में ये राजा रतनसेन, तो ये रत्नसेन अब वापस जाने की तैयारी करता है कि अब वो सिंघल द्वीप जाएगा।
तो 1600 और युवकों को साथ लेकर वो सिंघल द्वीप की ओर प्रस्थान करता है और ये अपना योगी का भेष बना लेता है। योगी जो होते हैं ना, साधुओं का भेष बनाकर ये जाने लगता है वहां पे। जब ये वहां पहुंचता है तो इसको पता चलता है कि बसंत पंचमी के दिन मंदिर में पद्मावती आएगी और तभी पद्मावती का दर्शन इनको प्राप्त हो सकता है। अब बसंत पंचमी के दिन पद्मावती आती है। कहाँ आती है? तो ये पहुंच चुके हैं अब सिंघल द्वीप। वहां बसंत पंचमी के दिन जब इनकी भेंट होती है पद्मावती से, तो ये उसको देखकर एक बार फिर मूर्छित हो जाते हैं। और फिर जब ये उठते हैं तो ये देखते हैं कि इनकी छाती पे लिखा होता है कि तुम्हें भिक्षा मांगनी भी नहीं आती, साधु तुम्हें भिक्षा मांगने भी नहीं आती। फिर इनको बहुत ज्यादा क्रोध आता है अपने ऊपर कि ये क्या हुआ, क्यों मैं मूर्छित हो गया। तो ये क्या करते हैं, ये उठते हैं सो के, जब ये वापस मूर्छा से जगते हैं तो ये बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। क्यों? एक बार तो वो बेहोश हो चुके थे सुनते सुनते ही कि वो कितनी सुंदर है, एक बार ये देखकर फिर बेहोश हो जाते हैं। तो ये पश्चाताप करते हैं और ये आत्मदाह की कोशिश करते हैं, अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं। तो उसी समय भगवान शंकर जो है वहां पे प्रकट होते हैं। और भगवान शंकर जब प्रकट होते हैं तो वो बताते हैं कि पद्मावती को प्राप्त करने का तरीका तुम्हारे पास क्या है, कैसे तुम प्राप्त करते हो। एक वो उनको गुटका देते हैं जिनको सिद्ध गुटका के नाम से कहा जाता है, कि सिद्धि गुटका शिव उनको दे देते हैं। अब क्या होता है, रत्नसेन के पास इतना धैर्य नहीं बचा है कि वो समय का इंतजार करे और जाके वहां राजा से बात करे। वो तुरंत क्या करता है, पद्मावती के दुर्ग पर चढ़ाई कर देता है। चढ़ाई करने का मतलब होता है वहां पे युद्ध करना। इसी समय गंधर्व सेन जो है वो अपनी सेना के साथ, गंधर्व सेन कौन है, पद्मावती का पिता, पद्मावती का पिता रत्नसेन को बंदी बना लेता है। बाद में वो उसको फांसी की सजा भी सुना देता है। तभी फिर भगवान शिव प्रकट होते हैं और वो ये बात कहते हैं, भगवान शिव प्रकट होकर कहते हैं कि ये गंधर्व सेन, तुम ये बात सुनो, ये जो रत्नसेन है ये चित्तौड़गढ़ का राजा है और ये आपकी बेटी से विवाह करना चाहता है। इस तरह की बातें होती हैं। और उसके बाद श्रृंगार वगैरह की प्रस्तुति वहां पे की गई, संयोग श्रृंगार और खट ऋतु का वर्णन किया गया। उसी समय अब एक तरफ तो ये चल रहा है कि पद्मावती का रत्नसेन के साथ विवाह हो रहा है चित्तौड़गढ़ में, और दूसरी तरफ चित्तौड़गढ़ में नहीं, सिंघल द्वीप में विवाह हो रहा है, और दूसरी तरफ चित्तौड़गढ़ में उसकी एक और पत्नी है जिसका नाम है नागमती। अब यहाँ नागमती वाला प्रसंग चल रहा है। नागमती का वियोग वर्णन यहाँ पे उन्होंने लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। होता क्या है कि नागमती अब विरह वेदना में बिल्कुल पहुंच चुकी होती है और उसके बारे में यहाँ पे दिखाया जाता है। ठीक है, बहुत ही अद्वितीय तरीके से, बहुत ही अनोखे ढंग से और बहुत बढ़ा चढ़ाकर, इतना ज्यादा बढ़ाया है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है मलिक मोहम्मद जायसी ने उस विरह का। अब क्या होता है, एक पक्षी आता है सिंघल द्वीप में और वो आकर रत्नसेन को इस विरह का संदेश देता है। और जब ये विरह उनको पता चलता है तो वो वापस चित्तौड़गढ़ जाने के लिए तैयार होते हैं। राजा जो है गंधर्वसेन, ये अपनी पुत्री पद्मावती के साथ चित्तौड़गढ़ के राजा रत्नसेन को चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना कर देते हैं। वहां ये लोग पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद से 1 साल के बाद ये 2 इनके पुत्र होते हैं। एक पुत्र है कमल सेन और दूसरा है नागसेन। ठीक है, कंवल सेन और नागसेन। पद्मावती का जो पुत्र है वो कंवल सेन है और नागमती का जो पुत्र है उसका नाम हो जाता है नागसेन। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन पद्मावती जब वापस गई होती है चित्तौड़गढ़, जब अपने ससुराल जाती है वो, तो अपने साथ एक व्यक्ति को लेके जाती है जिसका नाम है राघव चेतन। अब ये राघव चेतन बड़ा ही चालाक आदमी है, बड़ा ही दुष्ट प्रकृति का आदमी है। ये छल करता है। छल किस प्रकार करता है, ये जब अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो बताऊंगा मैं आपको कि क्या छल किया इसने। ये जब छल करता है तो राघव का ये जो छल है राघव चेतन का, ये पता चल जाता है रत्नसेन को, और जब ये पता चल जाता है तो वो उसको राज्य से अपने निकाल देता है। अब ये राज्य से जब निकाला जाता है तो इसको बहुत बदनामी होती है कि मुझे राज्य से निकाल दिया गया। ये चला जाता है सीधे दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, और अलाउद्दीन खिलजी उस समय दिल्ली की गद्दी पर रहता है। और वहां जब ये पहुंचता है तो जाके उनको बताता है कि पद्मावती कितनी खूबसूरत है। पद्मावती के रूप सौंदर्य का नक्शिक वर्णन वहां पे वो फिर करता है। ये सुनते ही क्या होता है, अलाउद्दीन जब ये सुनता है तो वो भी बेहोश हो जाता है। इतने उसके सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार राघव चेतन ने किया कि वो वहां पे उसको भी मूर्छा आ जाती है वो। अब इसके बाद से फिर क्या होता है कि राघव चेतन और रत्नसेन, ये सारी चीजें जब चलती रहती हैं तो अलाउद्दीन खिलजी अब वो रत्नसेन के पास जाता है। 12 वर्षों तक वहां पे युद्ध का प्रकरण चल रहा होता है, मगर युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल पाता है और वो अपने दुर्ग से ही युद्ध जारी रखता है रत्नसेन। तो इस तरीके से जब युद्ध का परिणाम नहीं निकलता है, तो युद्ध का परिणाम नहीं निकलेगा तो संधि होगी। अब संधि होती है जिसको हम लोग ट्रीटी कहते हैं ना, एग्रीमेंट कहते हैं। तो एग्रीमेंट और ट्रीटी होनी शुरू हुई। अब इस ट्रीटी में क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी
और रतन सेन के बीच में एक संधि हो गई। संधि के बाद अलाउद्दीन खिलजी को भोजन पर बुला देता है रत्नसेन। जब वो उसके किले में आता है, वो कहता है मैं आपका किला देखना चाहता हूं, तो ये खाने पे बुला देते हैं। ये खाने पे बुलाते हैं, वो वहां पे अपना खाना पीना चल रहा होता है। तब तक वो एक दर्पण में देख लेता है नाग उसका चेहरा। किसका चेहरा? तो पद्मावती का। अब उसके सौंदर्य को देख के वो फिर से एक बार बेहोश हो जाता है। प्रतिबिंब देखा है दर्पण में और फिर बेहोश हो गया। एक बार कहानी सुना उसके बारे में तब बेहोश हो गया, उसको देखा तब बेहोश हो गया, वो इतनी ज्यादा सुंदर थी। अब ये सब हो जाता है तो फिर रत्नसेन उनको लेके आते हैं वापस छोड़ने के लिए, और जैसे ही वो दुर्ग से बाहर आता है अलाउद्दीन खिलजी उनको बंदी बना लेता है। बंदी बना के वो दिल्ली लेके चला आता है और पद्मावती को प्राप्त करने के लिए एक दूती भेजता है। दूती जो है वो आता है। अब उसके बाद से उसको समझाओ जाके भेज दिया जाता है। बीच में कई सारी चीजें होती हैं, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा। फिर पद्मावती रत्नसेन को बचाने के लिए लोगों से आग्रह करती है, अपने दरबार के जो मंत्री वगैरह हैं, कि तैयार हो जाओ। तो गोरा और बादल नाम के दो युवक तैयार होते हैं इस काम के लिए, और वे 1600 पालकी लेकर पहुंचते हैं दिल्ली। और उन पालकियों में योद्धा बैठे होते हैं। और एक पालकी ऐसी होती है जिसमें कहा जाता है कि पद्मावती बैठी है, मगर उसमें पद्मावती की जगह पे एक लोहार को बैठा दिया जाता है। लोहार मतलब जो लोहे का काम वाम जानता हो उसको लोहार कहते हैं। अब जब ये पहुंचता है दिल्ली तो कहता है गोरा बादल, ये कहते हैं कि जो रानी है पद्मावती, ये सबसे पहले मिलना चाहती है किससे? तो रत्नसेन से। तो ये तैयार हो जाता है अलाउद्दीन, और जब अलाउद्दीन तैयार हो जाता है रत्नसेन से इसको मिलाने के लिए, तो वो सीधे लेके उनको जाते हैं कैदी गृह में, बंदी गृह में। और बंदी गृह यानी कि जेल। अब जेल में जब ये पहुंचता है तो उसमें होती तो है पद्मावती, तो होती नहीं है, एक लोहार है। वो जाके सारा जो बेड़ियां हैं वो काट देता है। किसकी बेड़ियां? रत्नसेन की बेड़ियां काट देता है। इसके बाद से रत्नसेन बच जाता है और वो चित्तौड़गढ़ पहुंचता है। इसी बीच में ये बीच में गोरा और बादल की कहानी भी आगे आती रहती है कि उसमें से मृत्यु हो जाती है उनकी। उसके बाद से रत्नसेन फिर देवपाल से युद्ध करता है। देवपाल से युद्ध इसलिए करता है क्योंकि गोरा और बादल वाली कहानी तो हो गई, उससे तो वो बच के चला गया। जब वो चित्तौड़ पहुंचता है तो पद्मावती बताती है देवपाल का प्रसंग कि उसने दूती भेजा था, मुझे बेवकूफ बना रहा था, मुझे वापस ले जाने के लिए। तो ये सारी बातें हो जाती हैं। इस तरह से वो चित्तौड़गढ़ तक पहुंचता है, और उसके बाद से देवपाल से जब युद्ध होता है तो उसको चोट लग जाती है और फिर उसको भी मृत्यु उसकी भी हो जाती है। किसकी मृत्यु? तो रत्नसेन की मृत्यु। रत्नसेन की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी वापस आते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी रत्नसेन को पकड़ने के लिए चित्तौड़गढ़ तो आएगा ही, क्योंकि वहां से वो भाग गया है, उसको धोखा दे दिया गया कि यहाँ पे पद्मिनी आ रही है, पद्मावती आ रही है, और पद्मावती नहीं आकर के आ गए थे लोहार, और उसके साथ साथ पालकी में योद्धा आ गए थे। तो इस तरह से वो वापस जब आता है तो ये तो पहले से ही मरा हुआ होता है। अब नागमती और पद्मावती ये दोनों सती हो जाती हैं अपने पति के लाश के साथ, और इस तरह से ये पूरी की पूरी कहानी खत्म हो जाती है। अलाउद्दीन के हाथ पद्मावती नहीं आ पाती हैं। ये पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का जो है, इसका ये क्या मैंने बता दिया आपको, कथा सार बता दिया। अब जरा डिटेल में डिस्कस करें कि पद्मावत है क्या। वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है। सबसे पहले बात करें पद्मावत कितने खंड की रचना है, तो पद्मावत 57 खंडों की रचना है। 57 खंड मतलब 57 चैप्टर समझ लीजिए, मलिक मोहम्मद जायसी के 57 चैप्टर। मैं एक एक चैप्टर का नाम लूंगा, उसमें की कहानी बताऊंगा, मैं लिखूंगा कुछ नहीं, आपको लिखना होगा। तो आपके पास कलम है, आपके पास पॉज करने का ऑप्शन है, आप पॉज करके लिख लीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोलूंगा ताकि जल्दी से खत्म हो जाए। पहला खंड जो है इसको स्तुति खंड के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या किया है, इस स्तुति खंड का मतलब होता है प्रार्थना। तो ईश्वर की प्रार्थना से शुरुआत होती है, ईश्वर की स्तुति होती है। उसके बाद पैगंबर मोहम्मद साहब और उनके 4 मित्रों जिनको खलीफा कहा जाता है उनका वर्णन हुआ है। ठीक है, उनका वर्णन हुआ है। फिर तत्कालीन जो शासक था शेर शाह, उसके बारे में भी कुछ कवि ने लिखा है। और फिर सारा ये सब भूमिका बनाते हुए अगले उस पे आता है, अगले खंड पे आता है। अगले खंड जो है वो है अगला खंड सिंघल द्वीप का खंड, सिंघल द्वीप वर्णन खंड। दूसरा खंड कौन सा है? सिंघल द्वीप वर्णन खंड। मैं लिख दे रहा हूं यहां, सिंघल द्वीप वर्णन खंड पहला है, दूसरा है, और पहला था स्तुति खंड। तो स्तुति खंड और सिंघल द्वीप वर्णन खंड। सिंघल द्वीप वर्णन में यही बताया जाता है कि एक सिंघल द्वीप नाम का एक द्वीप है जहां के राजा गंधर्वसेन हैं, और जो उनकी पुत्री है उसका नाम है पद्मावती। और यह बताया जाता है कि वहां पद्मिनी नाम की जाति रहती है एक, और पद्मिनी नाम की जाति की जो नारियां होती हैं वो बहुत ही सुंदर होती हैं, और सिंघल द्वीप अपने आप में स्वर्ग के समान है, ऐसा बताया गया है दूसरे खंड में। फिर हम बात करते हैं तीसरे खंड की। ऐसे 57 खंड हैं।
तीसरे खंड की बात है तो तीसरा खंड जो है वो है जन्म खंड। जन्म खंड में यह बताया गया है, जन्म खंड में यह बताया गया है कि गंधर्वसेन और चंपावती दोनों की जो पुत्री हैं वो कौन है, पद्मावती है। उनका जन्म कैसे हुआ यह बताया गया है। फिर यह बताया गया है कि उनके साथ एक तोता रहता है जिसको सुख कहते हैं ना, तो एक तोता रहता है जिसका नाम है हीरामन। इसी खंड में यह भी बताया गया है कि उसकी पद्मावती का विवाह जब नहीं होता है, अभी तक विवाह उसका नहीं हो पाया है और वो युवती हो गई है, तो वो ये अपने मन की सारी बातें हीरामन तोता से बताती है और राजा को ऐसा लगता है कि हीरामन तोता जो है वो गलत सलत बातें पद्मिनी को पढ़ाता रहता है। इतना सुनने के बाद से, इसी खंड की ये बात है, जन्म खंड में ही इतना जब सुन लेते हैं राजा, उनको लगता है कि उनकी पुत्री को ये तोता बिगाड़ रहा है, तो वो राजा तोते को मारने का आदेश दे देते हैं। तोता किसी तरह से बच बचाकर वापस चला जाता है और जब वो वापस चला जाता है, कहीं उड़ जाता है, उड़ के जब चला गया, पहले तो पद्मावती ने मना किया कि तुम उड़ के मत जाओ, मगर वो वहां से उड़ के चला जाता है। अब उड़ के कौन से खंड में जाता है, तो जो उड़ के जाता है वो है मानस रोदक खंड। मानस रोदक खंड, इस खंड में, ये चौथे खंड में स्नान कर रही है पद्मावती अपने सहेलियों के साथ और उसी समय जो ये तोता है वो उड़ के वहां से चला जाता है। जब तोता वहां से उड़ के चला जाता है तो पांचवें खंड की शुरुआत होती है और पांचवा खंड जो है उसको कहते हैं सुआ खंड। सुआ मतलब यहां पे वही तोता, सुआ मतलब सुग्गा, सुग्गा मतलब तोता। ये पांचवें खंड में उड़ के चला जाता है और चला जाने के बाद से ये मानस रोदक खंड क्या था, इसमें स्नान करने गई हैं पद्मावती अपने सहेलियों के साथ और सरोवर भी ये उनका सौंदर्य देखकर बिल्कुल मोहित हो गया है। और सुआ खंड जो पांचवा खंड है, इस खंड में वो स्नान कर ही रही होती हैं कि ये उड़कर भाग जाता है जो तोता है, और भागने के बाद एक बाजार में एक बहेलिया उसको, पहले बहेलिया पकड़ लेता है और फिर बाद में उसको बेच दिया जाता है। तो छठा खंड जो है इसका नाम है रत्नसेन जन्म खंड। रत्नसेन जन्म का मतलब क्या हुआ, रत्नसेन चित्तौड़गढ़ के राजा, उनके जन्म के बारे में दिखाया गया है। दिखाया गया कि उनका जन्म होता है, पंडित और ज्योतिषी आते हैं और बताते हैं कि ये बहुत ही महान होगा, बड़ा प्रतापी राजा होगा और ये सिंघल द्वीप जाएगा और वहां से विवाह करके एक सुंदर स्त्री को लेकर आएगा, ऐसा बताया गया है रत्नसेन जन्म खंड में। पहले ही बता दिया था, किसने बताया था, तो पहले ही जो योगी वगैरह हैं उन लोगों ने बता दिया। फिर हम बात करते हैं सातवें खंड की। तो सातवां खंड जो है इसको कहते हैं बनिजारा खंड। बनिजारा ये अवधि की रचना है ना, तो इसलिए अवधि के शब्द आपको इसमें मिल सकते हैं। तो मिल सकते हैं, नहीं मिलते हैं। बनिजारा खंड में क्या है कि चित्तौड़गढ़ में एक बंजारा व्यापार के लिए आता है और वो आता है जब व्यापार के लिए तो कुछ खरीद नहीं, चित्तौड़गढ़ से वो जाता है खरीदने के लिए वहां पे, लेकिन सिंघल द्वीप के बाजार में जब वो पहुंचता है तो उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कुछ खरीद पाए। अब कुछ नहीं खरीद पाता है तो देखता है कि एक बहेलिया है वो बेच रहा है, एक सुग्गा, एक तोता बेच रहा है, तो अंत में कहता है कि चलो ये तोता ही खरीद लेते हैं और इस तोते को पैसा कम है तो जो मिल रहा है वही खरीद लो, तो वो एक तोता खरीद लेता है। अब ये जब तोता खरीद के आता है तो इधर पता चलता है रत्नसेन को कि एक बड़ा ही बढ़िया तोता है, बहुत ही मधुर बोलता है, बहुत ही ज्ञानी है, एक ऐसा तोता चित्तौड़गढ़ में आ गया है। तो रत्नसेन उस तोते को खरीद लेते हैं, रत्नसेन उस तोते को खरीद लेते हैं और लेकर जब वो आते हैं तो क्या होता है देखते हैं अगले खंड में। अगला खंड जो है वो है आठवां खंड। आठवां खंड है नागमती सुआ खंड। नागमती और सुआ खंड। जैसा कि मैंने बताया था कि नागमती रत्नसेन की पत्नी रहती है और रत्नसेन की पत्नी नागमती और सुआ के बीच में संवाद होता है। राजा शिकार खेलने एक दिन गया होता है और नागमती भी कम सुंदर नहीं थी, ये भी सुंदर थी, इसको अपने सौंदर्य पर बड़ा गर्व था। तो इसने कहा कि तुम बताओ, तुम तो सिंघल द्वीप से आए हो, क्या वहां पे कोई स्त्री ऐसी है जो मेरे सौंदर्य की बराबरी कर सके। तो हीरामन पद्मावत के सौंदर्य को याद करता है, पद्मावती के सौंदर्य को, और कहता है कि यहाँ पे जो आप लोग हैं इससे ज्यादा सुंदर तो सिंघल द्वीप की स्त्रियां होती हैं। और जब ये सिंघल द्वीप की स्त्रियों का वर्णन करने लगता है तो रानी को लगता है कहीं ये मेरे पति से इसका वर्णन न कर दे, पति सुनेंगे तो कहीं वो सिंघल द्वीप न चले जाएं किसी से शादी करने के लिए। तो ये नागमती क्या करती है, तोते को मारने का एक योजना बनाती है और एक दासी को कहती है कि इसको मार दो। लेकिन दासी क्या करती है, इसको छिपा देती है हीरामन को, और जब राजा मांगते हैं कि तोता कहाँ है तो ये दासी ले जाकर तोता को दे देती है। अब नौवां खंड जो है ये है राजा सुआ संवाद। राजा सुआ संवाद, इसमें क्या होगा, राजा सुआ संवाद, ये है नौवां खंड।
9वें खंड में राजा और इस हीरामन तोते के बीच में बातचीत होती है। यह बताता है कि सिंघल द्वीप अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है, पद्मावती, वहां पद्मावती का सौंदर्य बड़ा शानदार है और पद्मावती का सौंदर्य का पूरा ये वर्णन करता है। तो वर्णन किस में करता है? तो अगले खंड में करता है, 10वां खंड, जिसको नखशिख वर्णन खंड कहा जाता है। नखशिख मतलब नाखून से लेकर शिखा तक, सर से लेकर पांव तक का वर्णन करता है, हर एक अंगों के सौंदर्य के बारे में बताता है कि पद्मावती इतनी सुंदर है। ये सुनता है जब वो नखशिख खंड। तो आता है 11वां खंड, और इस 11वें खंड को हम नाम दिया गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा प्रेम खंड। प्रेम खंड में जब ये नखशिख वर्णन सुना देता है तो ये सुनने के बाद से रत्नसेन मूर्छित हो जाता है। होश में आने पे वो रोने लगता है और लोगों से कहता है कि मैं तो अमरपुर पहुंच गया था, अब मैं पुनः कहां आ गया, तुम लोगों ने फिर से मुझे मरणपुर में बुला दिया। ठीक है, लेकिन हीरामन तोता बताता है कि तुम राजा हो, तुम ये काम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास इतना समय भी नहीं है और तुम इस रास्ते पे चलने के लायक भी नहीं हो कि तुम उसको प्राप्त कर सको। तो फिर आता है 12वां खंड, और 12वें खंड का नाम है जोगी खंड। जोगी खंड में क्या है? 1600 युवकों के साथ योगी का वेश धारण करके यात्रा की तैयारी शुरू कर देता है रत्नसेन, और ये सिंघल द्वीप जाने के लिए 1600 युवकों के साथ चल देता है। हालांकि उसकी पत्नी ने रोकने का प्रयास किया, उसकी माता ने भी रोकने का प्रयास किया, मगर ये रुकता नहीं है और ये चलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम बात करते हैं 13वें खंड की। अब 13वें खंड में राजा गणपति संवाद खंड, इसका नाम है राजा गणपति संवाद खंड। इसमें क्या है कि 1 महीने तक ये यात्रा करते हैं और समुद्र के तट पे पहुंच जाते हैं। समुद्र तट पे पहुंचते हैं तो वहां पे राजा गणपति सुनते हैं कि रत्नसेन आए हुए हैं, तो उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। समुद्र मार्ग की कठिनाइयों के बारे में उनको बताया जाता है कि बड़ा ही कठिन है, कैसे आप जा पाएंगे और आप सिंघल द्वीप न जाइए, ऐसा कहा जाता है। तमाम तरह की बातें उनको बताई जाती हैं। लेकिन अब राजा तो भाई पद्मावती के प्रेम में है, तो ये क्या करता है? 14वां खंड है जिसका नाम है बोहित खंड। आगे देखते हैं अब इस खंड में क्या होता है। बोहित खंड में क्या है कि राजा बिल्कुल तैयार है कि नहीं, मैं सिंघल द्वीप जाऊंगा ही, आप कुछ भी कर लीजिए, और वो फिर वहां से चलने के लिए तैयार होता है। तो गणपति जो है ये इनको नाव देता है, नाव, बोट, अंग्रेजी में बोट। तो नाव देता है कि 1600 युवक हैं, समुद्र में जाएंगे तो नाव तो चाहिए होगा, तो ये कई नावें लाकर देता है कि ठीक है, अब तुम जब जाने के लिए तैयार ही हो तो ये नाव लो और चले जाओ। और 15वां जो है इसका खंड, उसको नाम दिया गया 7 समुद्र खंड। 7 समुद्र खंड। 7 समुद्र खंड में क्या है कि राजा रत्नसेन, अब ये समुद्र पार करना है इनको, तो ये पहले 4 समुद्र पार करते हैं। देखिए मैं समुद्र का नाम लिख रहा हूं, पहले 4 समुद्र, उसके बाद से है क्षीर समुद्र, 4 समुद्र, क्षीर समुद्र, फिर आता है उदधि समुद्र, उसके बाद से आता है सुरा समुद्र, 4 हो गया। 5वां आता है किलकिला समुद्र। इस तरह से कई समुद्र हैं जिसको ये पार करके जाते हैं। किलकिला समुद्र को पार करते हैं, फिर ये 7वें सागर में आते हैं। ये 6 सागर पार करने के बाद ये 7वें सागर में आते हैं, और 7वें सागर का नाम है मान सागर। और यहां पे आ जाते हैं जब ये, तब इनको लगता है कि चलो अब हम तो पहुंच गए। यहां पे 5 ही है, 6 ही मैंने लिखा है, एक और कोई नाम होगा, छूट गया, याद नहीं आ रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं 16वां खंड। 16वें खंड में सिंघल द्वीप खंड, इसका नाम दिया गया सिंघल द्वीप खंड। सिंघल द्वीप खंड में क्या है कि अब ये वापस पहुंच गए हैं सिंघल द्वीप। नाव लिया था, समुद्र पार किया, 7 समुद्र पार करके ये पहुंच गए। वहां पहुंच के ये कहते हैं, उससे हीरामन को लेकर गए थे, कहा कि भाई ये कहां आ गए, तुमने तो कहा था स्वर्ग आ गए, ये तो वास्तव में स्वर्ग है, और अब जल्दी से बताओ कि कैसे हम पद्मावती तक पहुंचे, इनको पद्मावती तक पहुंचना है। तो वो जो तोता है वो बताता है कि पंचमी के दिन, माघ मास की पंचमी के दिन पद्मावती शिव जी के मंदिर में पूजन करने आएगी, तुम वहां उसको देख सकते हो। और इतना कह के ये तो भाई तोता उसी के साथ रहता था पहले पद्मावती के, तो ये उसके पास पहुंच जाता है। फिर आता है 17वां खंड, और 17वें खंड का नाम है मंडप गमन खंड। मंडप गमन खंड। मंडप गमन खंड में रत्नसेन जो है ये पद्मावती, अब देखिए पूजा करने आएगी, ये तो इसको पता है। अब यहां पर जब वो पूजा अपने नवयुवकों के साथ, साथियों के साथ पहुंच के, और ये खुद पहले पूजा करता है कि पहले भगवान का पूजा कर लें, तब हम फिर आगे का कार्रवाई देखते हैं क्या करने हैं। तो वो क्या करते हैं, मंदिर में उनको एक स्वर सुनाई देता है, और कहा जाता है कि वहां से बताया जाता है कि प्रेम के मार्ग से ही मनुष्य वैकुंठ को पार कर सकता है। तो फिर ये पद्मावती के नाम का जाप वहां पे करने लगते हैं शिव जी के मंदिर में ही। फिर अब बैठे 18वें खंड की तरफ आए। 18वां खंड जो है यह पद्मावती वियोग खंड। पद्मावती वियोग खंड।
इस खंड में क्या होता है कि पद्मावती आती है और जब पद्मावती, देखिए पहले तो अभी जो क्या मैंने बताया था मंडप गमन खंड, फिर पद्मावती वियोग में पद्मावती नहीं आती है। इसमें क्या होता है कि रत्नसेन जब वहां पहुंचता है तो उसके प्रभाव से ऐसा होता है कि पद्मावती में भी विरह उसका हृदय जो है विचलित होने लगता है, ऐसा लिखा है। चूंकि वो युवती है और उसका विवाह नहीं हुआ है, उसका हीरामन तोता वहां पहुंचता है, वो बताता है, और उस समय क्या होता है इनका मन फिर से विचलित होने लगता है प्रेम को प्राप्त करने के लिए। किसका? तो पद्मावती का। फिर जो 19वां खंड है इसका नाम है पद्मावती सुआ खंड। देखिए बहुत लंबा है, उतना डिस्कस करना संभव नहीं है, मैंने फिर भी सोचा कि विस्तार में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, तो इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। 19वां खंड है पद्मावती सुआ खंड। इसमें क्या होता है, पद्मावती विरह की भावना से बिल्कुल व्याकुल है और हीरामन तोता आता है, वो पूरी कहानी बताता है कि रत्नसेन यहाँ आए हुए हैं, मगर उसको लगता है कि रत्नसेन मेरे योग्य नहीं है, उसको अपने सौंदर्य का घमंड होता है। फिर वो प्रशंसा जब सुनती है तो उसको लगता है कि नहीं, ये तो बहुत ज्यादा कोई सुंदर नवयुवक आया हुआ है, तो वो तैयार होती है कि ठीक है मैं उससे मिलूंगी, वसंत पूजा के बहाने से मैं मिलूंगी। फिर आता है 20वां खंड, इसका नाम है वसंत खंड, और यही वो समय है जब रत्नसेन मिलेंगे। तो वसंत पंचमी आती है, वो अपने सखियों के साथ वहां पहुंचती हैं, उनको पता चलता है कि योगियों का एक समूह आया है, उसी में एक राजा है जिसका नाम है रत्नसेन। अब जब वो पहुंचती है तो उसका सौंदर्य देखकर यहाँ पर वसंत खंड में एक बार तो कहानी सुनकर वो बेहोश हो गए राजा, और दूसरी बार रत्नसेन बेहोश होते हैं, उसको देखकर, उसके सौंदर्य को देखकर वो बेहोश हो जाते हैं। पद्मावती उनके माथे पे चंदन लगाती है और लिखती है, हे योगी तुम भिक्षा लेना नहीं जानते, अब तुम्हें 7वें आकाश पर आना होगा। 7वां आकाश मतलब उनके भवन पे आना होगा, महल के 7वें खंड पे आना होगा, ऐसा लिख के वो चली जाती है। अब जब वो चली जाती है तो 21वां खंड शुरू होता है, और 21वें खंड का नाम है राजा रत्नसेन सती खंड। देखिए राजा रत्नसेन सती खंड। इसमें राजा रत्नसेन खुद सती होने लगते हैं, मतलब वो अपने आत्मदाह करने की कोशिश करते हैं। उनको बहुत ही इस बात से दुख होता है कि यार बताओ, वो आई, मैं देख भी नहीं पाया, मैं बेहोश हो गया, और उसके चलते मैंने यहाँ तक आया हूँ और उसको एक झलक भी नहीं देख पाया, मतलब ठीक से देख भी नहीं पाया, बेहोश हो गया। ये सारी चीजें होती हैं, और फिर विरह वेदना होती है, तो वो तैयार होते हैं इसके लिए, आत्मदाह के लिए। लेकिन वहां पे जो है आत्मदाह करने का ये प्रयास करते हैं कि 22वां खंड शुरू होता है, और 22वां खंड है पार्वती महेश खंड। पार्वती तो आपको पता ही है, और महेश आपको पता ही है, शंकर भगवान को कहते हैं। तो मंडप में जब ये जलने की बात हुई तो शिव और पार्वती वहां उपस्थित होते हैं, और वो फिर वहां पे उनकी परीक्षा ली जाती है, और बताया जाता है कि तुम्हारा जो शरीर है, तुम बहुत बलिष्ठ हो तुम, और तुम चाहो तो दुर्ग पर चढ़ सकते हो, और चढ़ के पद्मावती के पास पहुंच सकते हो, अपने प्राण का मोह त्याग दो और ये काम करने के लिए तैयार हो जाओ। और शुरू होता है 23वां खंड, जिसका नाम है राजागढ़ छेका खंड। अब ये जब शिव जी कह देते हैं तो ये तैयार हो जाते हैं। एक गुटका दिया होता है शिव जी ने, जिसका नाम है सिद्धि गुटका लेकर अपने 1600 चेलों के साथ ये राजा जाते हैं, और जाके वहां पे घेर के खड़े हो जाते हैं राजा के पूरे गढ़ को। और जब इसका पता चलता है राजा गंधर्वसेन को, तो वो कहते हैं कि आप लोग चले जाइए, मगर वो नहीं जाते हैं, तो वो उनको बंदी बना लेता है। तो रत्नसेन क्या करता है, एक पत्र लिखता है, और हीरामन के माध्यम से पद्मावती तक एक पत्र भिजवाता है। पद्मावती एक पत्र भिजवाती है पहले तो राजा के पास, चूंकि वो बंदी है तो उसको पास एक पत्र भिजवाती है कि तुम तभी मुझे प्राप्त कर सकते हो जब अपने प्राणों की बाजी लगाकर मेरे पास पहुंच जाओ। ये सुनकर, ये पत्र पढ़ के उसको बहुत ज्यादा जोश आ जाता है, और वो क्या करता है रत्नसेन, उसको एक नया जीवन मिल जाता है, और वो गढ़ का द्वार खोल देता है और ऊपर चला जाता है जहां उसको पहुंचना था। अब पता चलता है कि चोर वगैरह आ गए हैं, तो 24वां खंड शुरू होता है, और यह है गंधर्वसेन मंत्री खंड। अब इसमें क्या है, गंधर्वसेन अपने मंत्रियों से बात करता है कि जो चोर है इनका क्या किया जाए। तो बात ये निकल के आती है कि इनको हम क्या कर दें, सूली पर चढ़ा दें, यानी मृत्यु दंड दे दें। रत्नसेन भी बंदी बना लिया गया, उसके 1600 साथी भी बंदी बना लिए गए। तो 25वां अध्याय शुरू होता है, मैं यहां लिखता हूं शायद आपको पीछे से दिखे ना। तो 25वां अध्याय जो है वो है रत्नसेन सूली खंड। इसमें क्या होता है कि रत्नसेन को सूली वाले स्थान पे लाया जाता है, और रत्नसेन को अब क्या किया जाएगा, अब उनको लटका दिया जाएगा।
लेकिन तभी अचानक से भाट के वेश में वहां पे शिव प्रकट होते हैं और वो गंधर्व सेन से कहते हैं कि रत्नसेन के बारे में बताते हैं कि भयंकर युद्ध हो जाएगा, तुम्हें पता नहीं है ये कौन है, और देवताओं की सेना वगैरह इकट्ठा होने लगती है। ये चित्तौड़गढ़ के राजा हैं और बहुत ही बलशाली, बहुत शक्तिशाली, बहुत गुणवान और ज्ञानी है। ये सब सुन के वो तैयार हीरामन से एक बार पूछता है। कौन पूछता है? गंधर्व सेन की, क्या ये बातें सच हैं? तो वो बताता है कि हीरामन की हाँ ये बातें सच हैं। जब ये पता चल जाता है तो पद्मावती से रत्नसेन का विवाह करने के लिए गंधर्वसेन तैयार हो जाते हैं और शुरू होता है 26वां खंड, और इस खंड का नाम है रत्नसेन। इस खंड का नाम है रत्नसेन पद्मावती विवाह खंड। रत्नसेन पद्मावती विवाह खंड की शुरुआत यहां पे हो जाती है। एक सेकेंड, ठीक है, देख रहा था कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। बीच में कई बार रिकॉर्डिंग कट जाती है तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ये वीडियो लंबा तो बनेगा ही। रत्नसेन पद्मा देखते हैं, इसको या तो 2 भाग में कर देंगे या फिर एक ही भाग में अपलोड करेंगे। तो रत्नसेन पद्मावती विवाह खंड, यहां विवाह लिखना मैं भूल गया, ये होगा रत्नसेन पद्मावती विवाह खंड। और इस खंड में, रत्नसेन पद्मावती विवाह खंड में आगे की कहानी होती है। इस कहानी में क्या होती है कि रत्नसेन से पद्मावती के विवाह की तैयारियां होने लगती हैं। पद्मावती बड़ा प्रसन्न है कि चलो अब तो विवाह हो जाएगा, सारा नगर बिल्कुल सजा दिया गया है, शादी की तैयारी शुरू हो गई है। और आता है 27वां खंड जिसका नाम है पद्मावती रत्नसेन भेंट। पद्मावती रत्नसेन भेंट खंड। पद्मावती और रत्नसेन का विवाह हो जाता है और उन लोगों को एक कमरा दिया जाता है, फिर सुहाग रात वाली चीजें, इसी को भेंट कहते हैं। तो सोने के लिए इनके लिए 7 सेज का खंड तैयार किया जाता है, 7 खंड का सेज तैयार किया जाता है। और फिर वहां पे इन लोगों का मिलन होता है और उसके साथ ही शुरू हो जाता है 28वां खंड जिसका नाम है रत्नसेन साथी खंड। रत्नसेन साथी खंड। रत्नसेन साथी खंड में क्या होता है कि रत्नसेन के साथी जो हैं अब वो उनसे मिलना चाहते हैं। जो वो 1600 लोगों के साथ आए हैं वो लोग उनसे मिलना चाहते हैं कि अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है। तो वो मिलते हैं तो उनको 1600 लोगों को एक एक पद्मिनी जाति की नारियां उपलब्ध करा दी जाती है, मतलब उनका भी विवाह करा दिया जाता है। फिर आता है 29वां खंड और 29वें खंड का नाम है खट ऋतु वर्णन खंड। षट ऋतु वर्णन। अब इसमें क्या होता है, पद्मावती अपनी का श्रृंगार वगैरह किया जाता है और जितनी भी विवाहित स्त्रियां होती हैं, 1600 हो गई ना अब, क्योंकि उनके जो साथी आए थे उनका भी विवाह कर दिया गया। सब लोग अपने पति पत्नी एक साथ सुख वगैरह भोगते हैं और उनका मिलन होता है। फिर 30वां खंड आता है नागमती वियोग खंड। नागमती वियोग खंड। नागमती वियोग खंड में क्या है कि इधर तो इन्होंने विवाह कर लिया, उधर एक पत्नी है, उसका विरह चल रहा है, तो इसका वियोग खंड शुरू होता है। और यहां पे बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है मलिक मोहम्मद जायसी ने और बड़ा मर्मस्पर्शी वर्णन है। इसमें उन्होंने बताया है कि इन महीनों में कितनी खराब दशा हो गई है विरह के कारण नागमती की। फिर इसी में आता है अगला खंड जिसका 31वां खंड और यह है नागमती संदेश खंड। नागमती संदेश खंड। नागमती संदेश खंड में क्या होता है कि नागमती वियोग से घूम घूम कर रोती तड़पती रहती है बिल्कुल, और उसको कोई सुध ही नहीं रहती है, बहुत ज्यादा परेशान हो गई रहती है। मतलब इतनी दयनीय और इतना मार्मिक मर्मस्पर्शी वर्णन वहां पे उन्होंने किया है कि अगर आप उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हो सकता है आगे हम उसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस भी करें आगे की लेक्चर्स जैसे बढ़ेगी, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी पे 1-2 लेक्चर तो होगा नहीं, मुझे लगता है 4 लेक्चर इनके ऊपर भी होगा ही, और एक तो ये बड़ा भी लेक्चर हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो एक संदेश भेजती है और संदेश भेजती है जैसे ही वहां, तो ये सुनकर रत्नसेन का मन चित्तौड़ लौटने के लिए करने लगता है और वो गंधर्वसेन फिर उनसे पूछते हैं कि क्या कारण है, क्यों इतने उदास हैं। तो वो बताते हैं कि हमें वापस जाना है। तो यहां से शुरू होता है रत्नसेन विदाई खंड। रत्नसेन विदाई खंड। और रत्नसेन की विदाई कर दी जाती है सिंघल द्वीप से। वो ये कहते हैं कि उनका जो भाई है वो सिंहासन पर अपना कब्जा जमाने के लिए तैयार बैठा है। तो गंधर्वसेन कहते हैं कि हाँ मैं ये बात समझ सकता हूँ, अगर राजा ज़्यादा देर तक अपने राज्य से अलग रहे तो बहुत सारी विपत्तियां आने लगती हैं, तो ठीक है अगर आपको जाना है तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति भी आपके साथ जाएगा, उसका नाम था राघव चेतन। राघव चेतन पद्मावती के साथ एक चालाक आदमी, और ये जा रहा है वापस चित्तौड़गढ़। जब ये जा रहे हैं तो उसको भी लेके जा रहे हैं। फिर आता है 33वां खंड और 33वें खंड का नाम है देश यात्रा खंड।
देश यात्रा खंड में क्या है कि अब यहां से ये जाते हैं देश यात्रा खंड में, ये तैयार होते हैं, फिर समुद्र पार करके अपने यहाँ जाएंगे। तो वहां पे समुद्र जो है वो देवता का वेश धारण करके रत्नसेन से कहता है कि इतना सारा धन लेकर जा रहे हो, कुछ धन मुझे भी दे दो। मगर ये देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब ये देने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो समुद्र में तूफान आ जाता है और इन लोगों के जहाज वगैरह डूबने लगते हैं। रत्नसेन और उनके साथी इधर उधर सब बिखर जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन किधर गया। इसी के साथ शुरू होता है 34वां खंड। इसका नाम है लक्ष्मी समुद्र खंड। लक्ष्मी समुद्र खंड। लक्ष्मी समुद्र खंड में क्या है कि पद्मावती भी बेहोश हो गई है और वो भी जा रही है। तो इसी बीच में लक्ष्मी ने उनको पकड़ लिया, पद्मावती को पकड़ के बचा लिया और फिर ये बताने लगी कि नहीं अब मैं बचूंगी नहीं, क्योंकि मेरा पति नहीं मिल रहा है, मैं सती हो जाऊंगी। तो वो लक्ष्मी को दया आ जाती है और वो इनको वापस से मिला देते हैं, रत्नसेन और पद्मावती को। इसके बाद समंदर देव इनको कुछ उपहार देते हैं और ये वापस लेके चल देते हैं अपने चित्तौड़। इसी के साथ आ जाता है चित्तौड़ आगमन खंड। चित्तौड़ आगमन खंड यानी अब राजा जो है वो चित्तौड़ पहुंचने वाला है। रत्नसेन चित्तौड़ पहुंचते हैं, खुशी के मारे सारे लोग बिल्कुल बाजा वगैरह बजने लगता है और नागमती की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि उसका पति जो चला गया था एक दूसरी स्त्री से विवाह करने, सिर्फ इतना सुनकर कि एक सुग्गे ने कह दिया, एक तोते ने कह दिया कि वो बहुत सुंदर है, तो वो चला गया और वो वापस आया है। तो ये बहुत खुश होती है और उसके बाद शुरू होता है जो कि होना ही चाहिए। इसका नाम है नागमती और पद्मावती के बीच में विवाद। नागमती पद्मावती विवाद खंड। इस खंड में क्या है कि नागमती और पद्मावती भाई दोनों का एक ही पति है, तो दोनों के बीच में विवाद तो बिल्कुल होना है और ये तो सहज प्रक्रिया है और विवाद होता है और इसी को कहते हैं नागमती पद्मावती विवाद खंड। इसके बाद से शुरू होता है 36 यानी कि 36वां खंड। नहीं 36वां तो हो गया ना, कौन सा हुआ पीछे, हाँ 36वां हो गया। अब शुरू होता है 37वां खंड और 37वें खंड का क्या नाम है ये मैं बताऊं। 37वें खंड का नाम है रत्नसेन संतति खंड। रत्नसेन संतति, संतति मतलब संतान से समझिए। अब रत्नसेन को क्या होगा, पुत्र होगा। तो रत्नसेन को नागमती और पद्मावती दोनों से एक एक पुत्र होता है। मैंने अभी आपको बताया भी था कि एक का नाम होता है कंवल सेन और दूसरे का नाम होता है नागसेन। जो नागमती से पुत्र है वो नागसेन और जो पद्मावती से पुत्र है उसका नाम हो गया कंवल सेन। इसका वर्णन किया गया। फिर आता है 38वां नंबर जो है यह है राघव चेतन देश निकाला खंड। राघव चेतन देश निकाला खंड। राघव चेतन मैंने बताया ना कि एक विद्वान आदमी था, एक चालाक भी था, दुष्ट भी था। ये पहुंचा था कहां, ये सिंघल द्वीप से चित्तौड़ आया था उनके दरबार में रहने के लिए और उसने अपने ज्योतिष का ज्ञानी था। उसने एक दिन क्या किया, बता दिया कि पूर्णिमा आज ही है और उस दिन पूर्णिमा थी नहीं, उस दिन पूर्णिमा नहीं थी, मगर उसने पूर्णिमा के एक दिन पहले कहा कि पूर्णिमा आज ही है। और इतना जानकार था, जादूगर आदमी था, जादू करके दिखा भी दिया कि चंद्रमा जो है वो पूरी तरह से खिला हुआ और आज ही पूर्णिमा है। मगर बाद में राजा को पता चल जाता है रत्नसेन को कि ये राघव चेतन जो है इसने छल किया और छल से इसने चांद बना के दिखा दिया कि ये पूर्णिमा है। तो ये समझ जाता है कि भाई इसको देश में रखना ठीक नहीं है, छल के साथ कुछ भी कर सकता है, इसको भगाओ यहाँ से। उसको भगा दिया जाता है और उसको जब भगा दिया जाता है तो पद्मावती उसको कुछ उपहार वगैरह दे देती है कि यार तुम बाहर जाके ये सब पता चले कि तुम बाहर गए और वहां जाके किसी और राजा को लेकर चले आए युद्ध वगैरह के लिए, तो इसलिए वो कुछ गुस्से में ना रहे, ठीक ठाक संबंध हो जाए, इसलिए उसको उपहार वगैरह देके विदा कर दिया। फिर शुरू होता है 39वां खंड। मगर ये मानने वाला था कहां इस उपहार से। 39वां खंड शुरू होता है और राघव चेतन पहुंचते हैं दिल्ली। नाम है इसका राघव चेतन दिल्ली आगमन खंड। राघव चेतन दिल्ली आगमन खंड। ये दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली जाकर अलाउद्दीन को बताता है कि सौंदर्य का प्रशंसा करता है कि सिंघल द्वीप की महिलाएं तो ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, इतना सौंदर्य है वहां की महिलाओं के बारे में, ये सब बताता है। और बताते के बीच में ही शुरू होता है 40वां खंड जिसका नाम है स्त्री विभेद खंड। यह बताता है कि स्त्रियां कितने प्रकार की होती हैं, स्त्री विभेद वर्णन खंड। और इसमें यह बताता है, अलाउद्दीन को बताता है कि देखिए पद्मिनी, चित्रणी, सिंखनी और हस्तिनी वर्ग, ये 4 वर्ग की स्त्रियां बड़ी सुंदर होती हैं और चारों वर्ग की स्त्रियों के एक एक विशेषताओं के बारे में ये बताता है। और उसके बाद से ये आता है अपने मेन विशेषता पर पद्मिनी के ऊपर और ये बताता है। और अगला खंड शुरू होता है पद्मावती रूप चर्चा खंड। पद्मावती रूप चर्चा खंड। और इस खंड में ये नख शिख वर्णन करता है, मतलब सिर से लेकर पांव तक प्रत्येक अंगों का वर्णन करता है और बताता है कि पद्मावती कितनी खूबसूरत है। ये सुनते ही इसका वर्णन जो था ना, तो वर्णन सुनते ही अलाउद्दीन मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है।
और जब वो होश में आता है तो ये ठान लेता है कि अब मुझे किसी तरह से ये पता इसको अपने पास बुलाना ही है। ठीक है, तो ये रत्नसेन को पत्र लिखता है कि पद्मावती को मुझे दे दो। अब रत्नसेन कितना कठिन तपस्या करके उसको प्राप्त किया, 7 समुंदर पार किया, ऊपर चढ़ा, बंदी बना, बेहोश हो गया, जब मिलने का समय आया तो फिर आत्मदाह करने की कोशिश, इतना करके वो लाया है और वो तुमको कैसे दे देगा अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन ये समझ नहीं पाते हैं कि ये लगता है कि बस मेरा नाम सुन के दे देगा, मगर वो भी तो भाई मेहनत किया है। फिर शुरू होता है बादशाह चढ़ाई खंड। बादशाह चढ़ाई खंड, इस खंड में क्या है कि अब बादशाह जो है ये सुल्तान तैयारी करने के लिए तैयार हो गए, मतलब आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए कि नहीं अब ऐसा नहीं हो सकता है, अगर वो नहीं देगा, रत्नसेन ने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, तो ये युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। इस खंड में यही बस है। 43वां खंड है जिसका नाम है राजा बादशाह युद्ध खंड। राजा बादशाह युद्ध खंड, इसमें राजा कौन है और बादशाह कौन है? राजा है रत्नसेन और बादशाह अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध के लिए तैयार होते हैं, दोनों की सेनाएं आपस में तैयार हैं और ये युद्ध दुर्ग के अंदर से ही करता है। जो रत्नसेन है वो युद्ध दुर्ग के अंदर से ही करता है और पूरा दुर्ग के ऊपर सैनिक तैनात हैं और गोलीबारी वगैरह जो होती है वो हो रही है उस समय जिस तरह से युद्ध होता था। 12 वर्ष तक ये युद्ध चलता रह गया और अलाउद्दीन को कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो अलाउद्दीन कहा कि अब वापस चलते हैं अपने जगह दिल्ली, दिल्ली दूर नहीं है मगर चलो दिल्ली। तो फिर शुरू होता है 44वां खंड और 44वें खंड का नाम है राजा बादशाह मेल खंड। राजा बादशाह मेल खंड। अब इसमें क्या होता है, युद्ध बंद हो जाता है और सरजा को वो भेजता है संधि करने के लिए। सरजा एक नाम है, सरजा को भेजता है संधि करने के लिए और वहां जाके वो संधि की सूचना वगैरह होती है। और अलाउद्दीन कहता है कि मुझे किला देखने का मन है, मैं चाह रहा हूं कि आपका दुर्ग देखूं जहां से आपने युद्ध किया था। तो ये भी तैयार हो जाते हैं और ये भोजन के लिए आमंत्रित कर देते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। इनको क्या पता है कि ये भोजन कराना महंगा साबित हो जाएगा, तो आ जाता है भोजन करने। और आपने फिल्म भी देखी होगी, उसमें भी दिखाया होगा। यहाँ पे शुरू होता है बादशाह भोज खंड। इसमें ये तरह तरह के पकवान, मछली, मांस, चावल, सब्जी, बहुत बहुत तरह तरह के पकवान लाए जाते हैं और इसका वर्णन यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है जो भोज में हुआ। फिर 46वां खंड आता है, इसका नाम क्या है भाई? तो भोज के बाद आता है चित्तौड़गढ़ वर्णन खंड। चित्तौड़गढ़ वर्णन खंड। चित्तौड़गढ़ वर्णन खंड में क्या है कि ये बताते हैं, चित्तौड़गढ़ को वो देखता है और उसके बारे में वो बताते रहते हैं कि ये चित्तौड़गढ़ की खास बात है, ये खास बात है, ये सारी चीजें बताते हैं। मगर गोरा बादल जो है वो कहते हैं, गोरा और बादल दो अलग अलग लोग हैं, एक मत समझना। ये बार बार रत्नसेन को कहते हैं कि आप ऐसा मत करिए, उससे ज्यादा मेलजोल मत बढ़ाइए, मेलजोल मत बढ़ाइए। मगर वो एक दिन भोजन करते समय देख लेता है दर्पण में प्रतिबिंब पद्मावती का, और जैसे ही वो देखता है, शतरंज खेल रहा था, फिर खाना खाता है, ये सब होता है, उसके बीच में वो दर्पण में देख लेता है प्रतिबिंब और देखते ही बेहोश हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी एक बार और बेहोश, एक बार सुन के बेहोश, एक बार देख के बेहोश। और ये दोनों चीज लोगों के साथ हुआ। रत्नसेन भी सुन के बेहोश, फिर देख के बेहोश, ये भी सुन के बेहोश, देख के बेहोश। 47वां खंड शुरू होता है और इस खंड का नाम है रत्नसेन बंधन खंड। रत्नसेन बंध खंड, बंध खंड। तो रत्नसेन बंध में क्या होता है, भोजन करने के पश्चात ये आते हैं कि चलिए आपको दुर्ग के दरवाजे तक छोड़ दें, आप बादशाह हैं दिल्ली के, और दुर्ग के दरवाजे पर लाता है। जैसे ही दुर्ग से बाहर आते हैं इनको गिरफ्तार करके और कहता है अब चलो तुमको हम ले चलते हैं दिल्ली, तुम्हारा काम यहाँ पे समाप्त हो गया, और छल से बंदी बना लेता है। तो 48th चैप्टर 48वां खंड शुरू होता है जिसका नाम है पद्मावती नागमती विलाप खंड। पद्मावती नागमती विलाप खंड। और इस खंड, ये खंड क्या लिख दिया मैंने, हाँ, तो इस खंड में क्या होता है, अब ये चूंकि गिरफ्तार करके इनको लेके चला गया वहां से बंदी बना के, तो ये लोग विलाप करते हैं, दोनों पत्नियां जो हैं वो विलाप करती हैं। और फिर शुरू होता है 49वां खंड जिसका नाम है देवपाल दूती खंड। देवपाल दूती खंड। इसमें क्या है कि कुंभलनेर एक स्थान है और कुंभलनेर का एक राजा है जिसका नाम है देवपाल। ये राजा रत्नसेन के प्रति अच्छा मतलब व्यवहार नहीं था इसका, ये एक तरह से समझो कि शत्रु था उसका। और ये क्या करता है, जब इसको पता चलता है कि रत्नसेन को बंदी बना के दिल्ली लेके चला गया है अलाउद्दीन खिलजी, तो ये एक दूती भेजता है सिंगल द्वीप में और बताता है आके वो वहां पे पद्मावती को फुसलाना बहलाना चाहती है कि किसी तरह से वो तैयार हो जाए जाने के लिए यहाँ से। मगर पद्मावती समझ जाती है देवपाल के इस बात को कि देवपाल अपने जो दूती भेजा है वो आके यहाँ पे इसको बहलाना चाहती है। तो ये वाला आगे याद रखना, ये आगे ये जो देवपाल है ना, यही कारण बनेगा आगे
बहुत बड़ा कारण बनने वाला है आगे के चैप्टर में। तो 50 चैप्टर बादशाह दूती खंड। अब आते हैं बादशाह दूती खंड। देखिए दूती माने दूत समझ लेना आप। पहली बार तो दूती देवपाल ने भेजा कि वो फुसला के लेके चला जाए पद्मावती को, मगर संभव नहीं हुआ। फिर बादशाह दूती भेजता है, एक नर्तकी को, नाचने वाली को भेजता है कि तुम जाओ और जाके किसी तरह से मानसिक तौर पर तैयार करो कि मुझसे विवाह करने के लिए वो तैयार हो जाए पद्मावती। ये नर्तकी जाती है, बताती है, मगर फिर इसको पता चल जाता है कि ये अलाउद्दीन खिलजी भेजा है, इसको भी भगा देती है। अब आते हैं 51वें खंड पे। 51वां खंड जो है इसका नाम है पद्मावती गोरा बादल खंड। पद्मावती गोरा बादल संवाद खंड। इसमें क्या है कि रत्नसेन बंदी बना लिए गए हैं। अब पद्मावती सबसे कहती है कि बचाओ उनको, जाओ तुम लोग वीर हो, जाके उनको बचाओ। मगर पद्मावती अंत में गोरा और बादल नाम के दो युवक तैयार होते हैं कि मैं जाता हूं और मैं जाकर उनको छुड़ा के हम लोग राजा को लेकर आएंगे। फिर 52वां खंड है जिसमें गोरा बादल युद्ध के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं, उसका नाम है गोरा बादल। गोरा अलग है, बादल अलग है, युद्ध यात्रा खंड। राइटिंग से थोड़ा समझ लेना भाई। तो गोरा बादल युद्ध यात्रा खंड में क्या होता है कि अब ये लोग युद्ध के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं। इनका अभी अभी विवाह भी हुआ था, तो इनको मना किया जाता है। उनकी पत्नी कहती है कि मत जाओ, मगर वो बादल की पत्नी जब कहती है कि मत जाओ, तब भी बादल की पत्नी जाने को तैयार हो जाता है। अब बादल जाने को तैयार हो जाता है, पत्नी नहीं। तो गोरा और बादल यहाँ पे युद्ध की तैयारियां करते हैं और यात्रा पे निकल जाते हैं। तो यहीं से शुरू होता है चैप्टर नंबर 53, और चैप्टर नंबर 53 का नाम है गोरा बादल युद्ध खंड। गोरा बादल युद्ध खंड पहला यात्रा खंड है और फिर युद्ध है। अब ये 1600 पालकियां तैयार होती हैं, उसमें योद्धा भरे जाते हैं। एक पालकी जिसको पद्मावती के नाम से तैयार की जाती है, उसमें एक लोहार को बैठाया जाता है और वो लोहार को बैठा के लेके दिल्ली चलते हैं। वो पालकियां दिल्ली पहुंचती हैं। पहुंचने के पहले कहता है, गोरा और बादल बताते हैं, भेजते हैं एक संदेश राजा के पास, बादशाह के पास, खिलजी के पास, और अलाउद्दीन से ये मांगते हैं, परमिट मांगते हैं। समझिए आप लोग, अलाउ करने के लिए करते हैं कि आप ऐसा अलाउ करिए कि जाके पहले ये मिल लें। किससे मिल लें? तो अपने पति से मिल लें। तो वो वहां से जब संदेश उसको मिलता है तो वो अपनी स्वीकृति दे देता है कि ठीक है जाओ। अब वो मिलने आता है तो उसमें है कौन? उसमें है तो लोहार। अब ये लोहार जाके वहां उनकी सारी बेड़ियां वगैरह काट देता है, और बेड़ियां काट देता है तो राजा वहां से बंदी से छूट जाते हैं। आज्ञा तो मिल ही गई थी, ये बंदी से छूट गए और ये चित्तौड़गढ़ की ओर वापस चल देते हैं, चित्तौड़ की ओर चल देते हैं। लेकिन यहाँ पे बादल और गोरा, बादल का चाचा जो है उसका नाम है गोरा, वो अपने साथियों के साथ उसको आगे बढ़ने से, सेना को आगे बढ़ने से रोक रहा था कि बादशाह की सेना तो कहीं आगे ना बढ़ जाए। इस तरह से रत्नसेन तो चित्तौड़ पहुंच जाता है, मगर गोरा वहां पे वीरगति को प्राप्त हो जाता है। गोरा की मृत्यु हो जाती है इस पूरे खंड में। और ये खंड था 53। और इसके बाद आता है 54वां खंड जिसका नाम है बंधन मोक्ष पद्मावती मिलन। बंधन मोक्ष पद्मावती मिलन खंड में रत्नसेन छूटकर वापस चले जाते हैं चित्तौड़, और वहां जब वो जाते हैं तो ये खुशी का एक माहौल है। और ये मौका मिलने पर वो बता देती है, इसी खंड में पद्मावती को जब मौका मिलता है तो वो बता देती है कि याद करना, मैंने कहा था कि याद रखना देवपाल आएगा, और देवपाल ने जो दूती भेजा था इसके बारे में ये बता देती है। क्योंकि देवपाल और रत्नसेन में पहले से दुश्मनी है और उस तरह से ये दूती भेजा था उसको, तो इसको जब पता चलता है कि वो आई थी बहलाने के लिए मेरी पत्नी को, तो ये अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और 55वां खंड शुरू होता है जिसका नाम देते हैं हम रत्नसेन देवपाल युद्ध खंड। रत्नसेन देवपाल युद्ध खंड। रत्नसेन और देवपाल के बीच में फिर भयंकर युद्ध होता है। इसमें क्या होता है, देवपाल तो मर जाता है, देवपाल की मृत्यु हो जाती है, मगर ये जो राजा है रत्नसेन, ये भी बहुत ज्यादा घायल हो चुके रहते हैं। और जब ये रास्ते में आते हैं, रास्ते में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब चित्तौड़ वापस आते समय ही रत्नसेन की मृत्यु हो जाती है। और शुरू होता है अगला चैप्टर जिसका नाम है राजा रत्नसेन बैकुंठवास खंड। राजा रत्नसेन बैकुंठ वास खंड। इस खंड में पहुंचते रास्ते में चलते चूंकि चोट लगी हुई है, इसलिए रास्ते में चलते में ही राजा रत्नसेन जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। और वो बादल से कहते हैं, देखिए गोरा तो मर गया था,
अब यहाँ पे बादल बचे हैं तो बादल से कहते हैं कि तुम जाओ और गढ़ की रक्षा करना, चित्तौड़गढ़ की रक्षा करना। और इसी के साथ शुरू होता है 57 57वां खंड, जिसका नाम है पद्मावती, पद्मावती नागमती सती खंड। इसमें क्या होता है कि पद्मावती और नागमती, अब तो ये विधवा हो गई, और जैसे ही विधवा हुई तो अलाउद्दीन को उधर से पता चला, अलाउद्दीन को तो पता चल ही गया कि रत्न सेन चित्तौड़गढ़ भाग गया है, वहां उसने गोरा को मार दिया है। उसके बाद उसकी पूरी जो सेना है वो आ रही है चित्तौड़गढ़ की तरफ, और जब चित्तौड़गढ़ की तरफ आती है अलाउद्दीन की सेना तो इनको पता चलता है कि इनकी, तब तक पद्मावती और नागमती को भी पता चल जाता है कि उनका पति नहीं रहा। तो इसी बीच में उधर से सेना आती है और ये दोनों जो हैं अपने पति के लाश के साथ, अपने पति के शव के साथ ये लोग जौहर कर लेती हैं। और बस यहीं पे 57वें खंड में पद्मावती और नागमती के सती होने के ही बाद मलिक मोहम्मद जायसी का ये जो पूरा का पूरा काव्य है ये समाप्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम एक बार इसको समझें तो कहानी तो हमें समझ में आ गई, मगर इस कहानी के पीछे भी कई लोगों ने बताया कि ये पूरी कथा जो है वो एक अन्योक्ति है। अन्योक्ति का मतलब होता है प्रत्यक्ष के माध्यम से अप्रत्यक्ष का वर्णन करना। मैं आपसे कह रहा हूं पद्मावती, मगर आप समझें कुछ और। मैं कह रहा हूं राघव चेतन, तो आप समझें कुछ और। मैं कह रहा हूं रत्नसेन, तो आप रत्नसेन एक माध्यम हो, मगर मैं कहना कुछ और चाह रहा हूं। इस तरह की चीजों को अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। समझ रहे हैं ना, अन्योक्ति। तो यहां यह कहा गया कि ये पूरी कथा एक अन्योक्ति है। ये तो वास्तव में पात्र जो हैं ये तो किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे इसमें कहा गया कथा के अनुसार कि चित्तौड़ जो है वो मनुष्य का शरीर है, राजा जो है उसका मन है, वो हमेशा भटकता रहेगा, कभी पद्मावती कभी नागमती, मन भटकता रहेगा। और तन जो है वो क्या है, यहाँ पे चित्तौड़ को बताया कि तन है, इसके अंदर एक मन है, जो मन को बताया गया है राजा। और सिंघल जो है वो हृदय है। चूंकि प्रेम की बातें आ रही हैं, सौंदर्य की बात आ रही है, तो सिंघल के माध्यम से, सिंघल द्वीप के माध्यम से हृदय की बात कही गई है। पद्मिनी जो है वो बुद्धि है, पद्मिनी जो है वो बुद्धि है। सुआ जो है वो गुरु है, क्योंकि वही रास्ता दिखला रहा है कि तुम यहां जाओ, फिर यहां जाओ, फिर यहां जाओ, और उससे जाके बता रहा है, फिर इसका वर्णन इससे कर रहा है। तो ये गुरु है जो रास्ता दिखा रहा है। और नागमती दुनिया है, नागमती दुनिया का धंधा है। मतलब नागमती का मतलब है यहाँ पे नागमती के माध्यम से जो मार्मिक चित्रण वगैरह किया गया है, दिखाया गया कि यही दुनिया है। और राघव चेतन को दिखाया गया कि ये शैतान है। शैतान मतलब दुष्ट, तो यहाँ पे राघव चेतन दुष्टता का प्रतीक है। और दूसरी तरफ अलाउद्दीन को बताया गया कि अलाउद्दीन माया है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों के माध्यम से अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया, अलग अलग गुणों और दुर्गुणों के बारे में बताया गया, यानी प्रत्यक्ष के माध्यम से अप्रत्यक्ष के बारे में बताया गया। मगर ऐसा लोग कहते हैं कि ये सारी जो लाइन है जो मैंने अभी आपको बताई ना, कि राजा जो है वो कि क्या बताया मैंने कि सुआ जो है वो गुरु है, अलाउद्दीन जो है ये माया है, ये सारी चीजें जो मैंने बताई, ये कहा गया कि ये वास्तव में मलिक मोहम्मद जायसी ने नहीं लिखी थी, बल्कि बाद में किसी कवि ने, किसी व्यक्ति ने इसको जोड़ दिया था। तो ये कहा जाता है। तो कुल मिलाकर ये आज की क्लास में हमने पद्मावत के कथासार और पद्मावत के हर एक खंडों को विस्तृत रूप से विवेचना किया, समझा कि किस खंड में क्या है। इस वीडियो को आप 2-4 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, सारी बातें समझ में आ जाएंगी, कहानी याद रहनी चाहिए पीछे की। और बाकी आगे हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे आगे की क्लास में। मलिक मोहम्मद जायसी पे और भी वीडियोस आएंगे। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। देखिए टाइम लगा है मुझे बनाने में भी, आपको देखने में भी टाइम लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। काफ़ी कम लोग देख रहे हैं, तो कम लोग देखते हैं तो थोड़ा मन में उत्साह की कमी होती है बनाने में वीडियो, मगर फिर भी मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ। विश्वास है कि इस बार का मेंस आप लोग ये वीडियो देख के देंगे और अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करिए। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच।